विद्यार्थी और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप कक्षा 9, 10, 8, 7, 6 जिस भी कक्षा की विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट आप ज़रूर देखें चैनल पर। प्रत्येक प्ले लिस्ट में प्रत्येक कक्षा के जो आपकी विज्ञान विषय के समाधान है वह दिए गए हैं। अध्ययन सामग्री यहाँ पर पब्लिश की गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का जो आपका अध्याय 8 है, बल और गति का नियम। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पर तिमाही परीक्षा हेतु जो कोर्स निर्धारित है, यह जो अध्याय है आपकी तिमाही परीक्षा के कोर्स में शामिल है, तो आप इसे अवश्य देखें क्योंकि तिमाही परीक्षा आपकी संपन्न होने वाली है। टाइम टेबल जारी हो चुका है, तो आप बहुत ही अच्छे से इस अध्याय के द्वारा या इस वीडियो के द्वारा इस अध्याय की तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। इस प्रकार का जो प्रश्न है, कम से कम एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। जड़त्व किसका अधिक होगा। एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का, किसका जड़त्व अधिक होगा। तो जो पहला वाक्य है ए, इसमें उसी आकार का पत्थर, इसका जड़त्व अधिक होगा। और दूसरा जो है एक रेलगाड़ी, यहाँ पर रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। और सी में 5 रुपये का एक सिक्का जो है उसका जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो आप द्रव्यमान का ध्यान रखें, द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व की माप भी अधिक होगी। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। जैसे फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो सरल क्रमांक दिया गया है, सारणी द्वारा हम इसे समझते हैं। वह कारक जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। और गेंद के वेग में बदलाव या परिवर्तन क्या होता है। तो पहले खिलाड़ी द्वारा लगाया गया किक, तो गेंद के वेग में वेग 0 से बदलकर यू हो जाता है। दूसरे खिलाड़ी द्वारा गोल की तरफ लगाया गया किक, यह वेग में पुनः परिवर्तन करता है। गेंद को विपक्षी गोलकीपर द्वारा पकड़ना या अपनी ओर खींचना, यहाँ पर वेग 0 हो जाता है। विराम गेंद को पुनः गोलकीपर द्वारा किक मारना, पुनः वेग में परिवर्तन, 0 से कुछ प्रारंभ वेग u1 हो जाता है। अतः गेंद का वेग 4 बार परिवर्तित होता है तथा वस्तु को गति प्रदान करने या गति में परिवर्तन लाने के लिए खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न जो कारण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। तो जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं गति में आ जाती हैं, परंतु पत्तियां विराम अवस्था में ही रहती हैं। विराम जड़त्व के कारण पत्तियां अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती हैं, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां झड़कर गिर जाती हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो प्रथम स्थिति हम देखते हैं, प्रथम स्थिति क्यों होती है। जब गतिशील बस अचानक रुकती है, इस स्थिति में हमारा शरीर भी गतिशील होता है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ साथ गतिशील है तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील ही रहना चाहता है। अतः बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दूसरी स्थिति में जब हम ठहरी हुई बस में बैठे हों और अचानक बस चल पड़े तो हमारे शरीर का निचला भाग बस की सतह या फ्लोर के संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहने की चेष्टा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, परंतु दो भिन्न वस्तुओं पर। यहाँ घोड़ा आगे की ओर झुककर किसी कोण पर अपने पांव से जमीन को दबाता है तथा जमीन घोड़े को क्षैतिज घटक पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है, जो 2 भागों में बढ़ जाता है। बल का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े को संतुलन देता है, जबकि क्षैतिज घटक गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। यदि घर्षण बल पहिए और सड़क के बीच का मान क्षैतिज घटक से कम हो जाता है तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक को आरेख द्वारा भी दर्शाया गया है। इस जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है के अनुसार घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। अगला प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को
पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा तीव्र वेग से आगे निकलती है तथा पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल या पाइप या नली पर लगाता है, जिसके कारण नली पीछे खिसकने लगती है और फिसलती है। यही कारण है कि अग्निशमन कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया गया है। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभ वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभ वेग प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ आप देखें, राइफल का द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 4 किलोग्राम। 50 ग्राम गोली का द्रव्यमान m बराबर 50 ग्राम और बराबर 50/1000 किलोग्राम। इसे किलोग्राम में हम परिवर्तित करेंगे। गोली का वेग v बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड। तो राइफल का प्रतिक्षेपित वेग v बराबर हमें ज्ञात करना है। संवेग संरक्षण के नियम द्वारा राइफल का संवेग बराबर गोली का संवेग बराबर mv बराबर mv। इसलिए 4 किलोग्राम v बराबर 50/1000 किलोग्राम 35 मीटर प्रति सेकंड। जब हम इसे हल करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है राइफल का प्रतिक्षेपित वेग बराबर 0.4375 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इसे भी आप देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अलग से वीडियो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इसे देख लें शॉर्ट में किस प्रकार से इसे हल किया गया है, और फिर हम आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। जैसे कोई वस्तु शून्य वाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। ऐसा निम्नलिखित स्थितियों में संभव हो सकता है। जब वस्तु एक सीधी सरल रेखा में एक समान चाल से चल रही हो, जब चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो, वायु का प्रतिरोध अवश्य शून्य होना चाहिए, जब वस्तु की सतह तथा जमीन के बीच घर्षण बल का मान शून्य हो। अगला प्रश्न है, जब किसी छड़ से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा प्रारंभ में दरी तथा धूल के कण विराम अवस्था में होते हैं। जब इन्हें किसी छड़ी से पीटा जाता है तो दरी में कंपन गति होने लगती है, परंतु धूल कण विराम में ही रहना चाहते हैं, अतः विराम जड़त्व के कारण धूल कण अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दरी या कॉर्पेट में गति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धूल कण बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो उत्तर होगा बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर तथा बस के अचानक खुलने की स्थिति में या रुकने की स्थिति में सामान पीछे की ओर नीचे तथा आगे की ओर नीचे न गिर जाए। बस के मुड़ने की स्थिति में भी सामान किनारे से गिर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस की गति में परिवर्तन होने की स्थिति में सामान जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ब्रेक लगने पर बस रुकती है, परंतु सामान गति में ही रहना चाहता है, जिससे आगे खिसक कर गिर सकता है। इसी प्रकार बस के अचानक रुकने पर बस गति में आ जाती है, या बस के अचानक चलने पर बस गति में आ जाती है, परंतु सामान विराम जड़त्व में ही रहना चाहता है और पीछे खिसक कर गिर सकता है। अगला प्रश्न, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसलिए गेंद रुकने के लिए धीमी होती है। अगला प्रश्न, एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी करें। तो 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो त्वरण की गणना दी गई है यहाँ पर और बल की गणना भी दी गई है। इसे आप देख लें सूत्र का प्रयोग करते हुए। आगे भी न्यूमेरिकल दिया गया है, क्योंकि हमने बताया न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अलग से देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न या जो थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर देख रहे हैं। तो यहाँ जैसे अब अगला प्रश्न है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, जो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं।
इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। उत्तर होगा, प्रश्नानुसार एक विद्यार्थी द्वारा यह साबित किया गया कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं, जो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों बल दो भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं, इसलिए एक दूसरे को नष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व बहुत अधिक होता है तथा हमारे द्वारा आरोपित बल का मान कम होने के कारण यह सड़क तथा पहिए के बीच घर्षण बल को खत्म कर पाने में असमर्थ होता है। अतः ट्रक को गतिशील करने के लिए अत्यधिक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं आगे। यह जो प्रश्न दिया गया है, अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और शीशे से चिपक गया। अख्तर और किरण इस स्थिति पर बात करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा, चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है, किरण का यह मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, यह तर्क गलत है। अख्तर का तर्क भी गलत है। राहुल का तर्क सही है। दोनों पर समान बल लगेगा, क्योंकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान परंतु विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं। साथ ही संवेग में परिवर्तन का परिमाण भी समान ही रहता है। प्रारंभिक संवेग या टक्कर के पूर्व बराबर अंतिम संवेग टक्कर के बाद। यहाँ इसे आप देखें, संवेग संरक्षण के नियमानुसार स्पष्टता दोनों वस्तुओं कीड़े एवं कार पर समान बल आरोपित होगा तथा संवेग में परिवर्तन की भी समान होगा। कीड़े का द्रव्यमान अत्यधिक कम होने के कारण उसके वेग में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, जिससे वह शीशे से चिपक जाता है। अब आगे देखते हैं हम और भी प्रश्न जो न्यूमेरिकल नहीं है। अब यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। जो हमने यहाँ पर देखे महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 8 बल तथा गति के नियम, इससे संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे जो आपको परीक्षा में बहुत ही मदद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग से आप तैयार करें, और यदि आप परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आवश्यक हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य तैयार करें। इस प्रकार से आप अध्ययन सामग्री चैनल पर देख सकते हैं। जैसे पूर्व में ही बताया कि आप चैनल पर विजिट करें, प्ले लिस्ट देखें कक्षा 9 की, और वहाँ से आप अपने अध्ययन सामग्री देख सकते हैं, जो तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करने वाली है। बहुत ही अध्ययन सामग्री आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। हस्तलिखित नोट भी आपको उपलब्ध होंगे। उन्हें भी देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।